ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारी टेस्ट डिस्कशन क्लास है बेसिकली। तो पहली क्लास है हमारी। टेस्ट दो थे जो हमारे बी लॉ के, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। चैप्टर 1 एंड 11 का टेस्ट 1 था, एंड चैप्टर 2 जो है उसका चैप्टर 12 13 जो उसके बनते हैं पार्टनरशिप के, वो वाले इसके अंदर इंक्लूडेड थे हमारे दो टेस्ट के अंदर। तो बेसिकली आज की क्लास जो है इसका पर्पस एज सच टेस्ट डिस्कस करना नहीं है। अगर हम इस चीज को देखें ना, तो आज क्या डेट है? आज हमारी 31 है, एंड हमारे पास 2 मंथ्स इफेक्टिवली पड़े हुए हैं अभी तक। ठीक है, हमारे पास 2 महीने इफेक्टिवली अभी प्रिपरेशन के लिए पड़े हैं, तैयारी के लिए पड़े हैं। मतलब इसका ये है कि अगर हम अपने इनिशियल टेस्ट की बात करें, तो क्या इसमें आपकी प्रिपरेशन टेस्ट करना पर्पज है? नहीं, ये पर्पज नहीं है। आप इसकी साउंड सिस्टम लो कर लें, वॉल्यूम लो कर लें इसका, बिल्कुल भी इसका हरगिज ये पर्पज नहीं है कि आपकी कोई नॉलेज या अभी आपकी इंफॉर्मेशन या आपका रट्टा यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा हो। देखो, हमने अपनी एक ओरिएंटेशन क्लास रखी थी शुरू में, उसमें हमने ये चीज की कि पता किया था हमने कि देखो, लॉ के अंदर हमने कहा कि जो हमारा नॉलेज है या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ 35% तक मैक्सिमम आते हैं। मतलब जिसको हम रट्टा बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ज्यादातर हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सिनेरियो क्वेश्चन होते हैं। तो लिहाजा अब हमें ये पता चला कि लॉ के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट रट्टा मारना नहीं है। लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? आपका लॉजिकली स्ट्रांग होना, आपका कंसेप्चुअल स्ट्रांग होना, नंबर 1। एंड नंबर 2 पे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम बहुत ज्यादा लैग कर जाते हैं, वो है हमारी ड्राफ्टिंग एंड प्रेजेंटेशन। कि हमारी ड्राफ्टिंग क्वेश्चन की कैसे है, या आंसर को हमने ड्राफ्टिंग में क्या आता है? नंबर 1 हमारी प्रेजेंटेशन आती है कि भाई हमने लिखा कैसे है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट जिनका आया सॉल्यूशन, तो मुझे देख कैसे लगा कि जैसे पीछे कुत्ते लगे हुए हैं, इस स्पीड में लिख रहे हो कि भाई आपने करना क्या है। मतलब इससे बड़ी आपकी इस टाइम मसरूफियत क्या हो सकती है? इससे बड़ी या इससे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी क्या हो सकती है कि आपने सीए में बिजनेस लॉ का पेपर पास करना है, जो कि जिन समझा जाता है, जिसके बारे में कॉमन एक थिंकिंग ये है कि भाई फेसबुक पे आप देखो ना कि 10 पोस्टें पेपर्स की हो ना, तो उसमें से 8 पोस्ट जो होती हैं वो लॉ के बारे में होती हैं। जी बताएं, ये हो जाएगा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, ये नहीं होता, ये नॉर्मल है, सिलेबस कवर हो जाता है, ये सारी चीजें उसके अंदर हम देखते हैं। तो बच्चे, किस हकीम ने आपको मशवरा दिया है कि आप इस सिलेबस के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर भी लापरवाही का मुजाहरा करें? तो भैया, थ्योरेटिकल पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट ही ड्राफ्टिंग होती है। आपसे कभी आई कैप इस लेवल पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि भाई आप बड़े बड़े केस स्टडी सॉल्व करो, आप कोई बहुत बड़े बड़े लॉजिक्स क्लियर करो, आप बड़े बड़े कंसेप्ट प्रोड्यूस करो, या आपके सामने कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो रखा जाए कंपनीज का कि आप उसको दो। नहीं, इस लेवल पे आपसे टेस्ट नहीं कर रहा। वजह भाई, आपके आगे आगे 3.5 साल की आर्टिकलशिप पड़ी है, उसमें आपने टिका के जलील होना है, अनेवा होना है, तो उसमें आप सीख जाओगे। सेम इसी तरह फाइनल का तो अभी जिन है ना, कॉर्पोरेट लॉ, वो तो कुछ भी, ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। वो आपके सामने पड़ा हुआ है, आपने उसे पढ़ना है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो भाई कैफ लेवल पे क्या मैटर करता है? कैफ लेवल पे मैटर करता है कि यार क्या आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मतलब इतनी सी इंग्लिश आपकी समझ में है या नहीं है कि आप एक क्वेश्चन का मीनिंग समझ सको, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो आप आंसर लिख रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, आप उसकी लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो, क्या आप लॉ के इन्वायरमेंट के अंदर इंटर होके आंसर प्रोड्यूस कर रहे हो, या जो एक कॉमन हम अपनी इंग्लिश यूज करते थे बचपन से, जी इट्स अ टेबल, इट्स अ गुड टेबल, इट हैज 4 लेग, इट्स मेड ऑफ वुड, वगैरह वगैरह, वो यूज करते थे, क्या हम उसी के ऊपर चल रहे हैं? तो भैया अब थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हो, तो लिहाजा क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे, नंबर 1 हमारी प्रेजेंटेशन, नंबर 2 हमारी लॉजिक्स या कंसेप्ट्स कह सकते हैं, एंड नंबर 3 पे आती है ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग से मुराद ये है कि बेटा जो आप आंसर लिख रहे हो, क्या वो लॉजिकली कनेक्टेड है क्वेश्चन के साथ या नहीं है? मतलब हम क्या करते हैं जी, एक क्वेश्चन आया, वो हमसे कहता है जी एबीसी एक कंपनी है, उसने अपना नाम चेंज करना है, आप उसको बताएं जी उसने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, या उसके अंदर डायरेक्टर जो है वो ये वाला प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, आप डिस्कस करें कि जी उसने ये नाम चेंज किस तरह करना है। या इसी तरह अगर बिजनेस लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आता है जी, इसका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है कि एक फर्म है एबीसी, वो इस तरह का काम कर रही है, 3 पार्टनर हैं, वो चौथा पार्टनर ऐड कर रही है, तो बताएं जनाब उनकी म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने मिठू तोते की तरह रटे रटाए जनाब जी लिखते हैं राइट्स
एंड उसके नीचे शुरू हो जाते हैं। वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे यार, अगर उसने आपसे यही पूछना था कि आपने सीधा वही लिखना है, तो फिर वो इतनी लंबी स्टोरी क्यों सुना रहा है? अब मसला ये है कि प्रोविजन यही आनी है जो हमने लिखा है, लेकिन इस प्रोविजन को आपने मोल्ड करना है एज पर क्वेश्चन। आपके आंसर से पता लगना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ये नहीं पता चलना चाहिए कि रट्टा मारा हुआ, कि भाई आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से आपको एक वर्ड नजर आया राइट्स, आपने कहा लो जी ये वो वाली प्रोविजन प्रोड्यूस कर दो यहाँ। तो क्या आपने पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस वर्ड को देखने के लिए किया? क्या आई कैप का एग्जामिनर ये चाह रहा होता है कि भाई वो 5 लाइंस का क्वेश्चन दे सिर्फ इसलिए कि आप उसमें से सिर्फ राइट का वर्ड निकालें और अपनी वर्डिंग डाल दें, इसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर जहां पे 5 मार्क्स है तो वहां पे आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा बस इसका। तो भाई इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आप उसके राइट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप इस अंदाज से लिखो कि वो रेलिवेंट हो टू द क्वेश्चन। कि आप बताओ कि एबीसी एक फॉर्म में है, पार्टनर्स के आपस में म्यूचुअल राइट होते हैं, तो इन फॉलोइंग केसेस द पार्टनर ऑफ एबीसी विल हैव द फॉलोइंग म्यूचुअल राइट्स। आप एड्रेस करो पूरे क्वेश्चन के अंदर किसको? जिस कंपनी का नाम आया है, जिस पार्टनरशिप का उसने नाम यूज किया है, जिन पार्टीज का उसने नाम यूज किया है। लिखनी तो आपने फिर भी वही 7-8 हेडिंग्स है। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो क्या था कि ये जो क्वेश्चन होता है बेसिकली हमने उसको लॉजिकली रिलेट करना होता है आंसर के साथ। तो बाजुकात क्या होता है कि हम फिर बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखने लग जाते हैं, एंड हमारी इंग्लिश माशाल्लाह पूरी सूरी है, 2 लाइनें लिखने के बाद तीसरी लाइन पे तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम पीछे क्या लिख के आए। हमें खुद इस चीज का आइडिया नहीं होता कि हमने 2 लाइंस पहले क्या लिखा था और तीसरी लाइन में हम कुछ और ही स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। एंड जब हम एज ए एग्जामिनर क्वेश्चन चेक कर रहे होते हैं तो पहली 2 लाइनों का सेंस और होता है, तीसरी 2 लाइनों का सेंस और होता है। तो लिहाजा ये सारी वो फैक्टर हैं बच्चे, जो आपकी प्रेजेंटेशन, जो आपकी ड्राफ्टिंग, एंड इन केस के अगर आपके लॉजिक या कंसेप्ट क्लियर भी हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली लिंक नहीं करोगे वो गलत हो जाएंगे, उसका सेंस गलत हो जाएगा। एंड इसी तरह क्वेश्चन के अंदर, लॉ के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसकी वर्डिंग डिफरेंट है हमारी जो नॉर्मल कन्वेंशनल इंग्लिश होती है या लिंग्विस्टिक इंग्लिश कहा जाता है, कि लॉ की लैंग्वेज में 99% होता है वो विल एंड शैल यूज होता है। जस्ट विल एंड शेल यूज करना होता है। हम कहीं पे इज, एम, आर, वुड, कुड, मे, माइट ये नहीं लिख सकते होते। वजह भाई लॉ है एंड लॉ इज कंपल्शन। तो यहाँ पे मर्जी कहां से है कि अ कंपनी में, अ पार्टनर में, भाई मर्जी उनकी कहाँ है? कंपल्शन है, यू हैव टू डू इट और नॉट। तो शेल या विल यूज होना है। तो ये अब क्वेश्चन था, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये मेंशन किया कि भाई आप अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करें। अब उनका आगे से आंसर था कि सर हम कैसे इंप्रूव करें प्रेजेंटेशन। तो बेटा पहली नंबर पे एक चीज याद रखें कि ये कम से कम जो पहले के 3-4 टेस्ट हैं इनके अंदर हरगिज मकसद ये नहीं है कि आपका नॉलेज टेस्ट किया जाए या ये टेस्ट किया जाए कि आप किस हद तक क्वेश्चन के अगेंस्ट में आंसर प्रोड्यूस कर सकते हो। ये जस्ट प्रैक्टिस के पेपर हैं, आप इनको दोबारा सॉल्व करें। मैं इसलिए जितने भी स्टूडेंट है मेजोरिटी जिन्होंने टेस्ट करके भेजे हैं, मैंने उनको रिकमेंड किया है कि आप इसको दोबारा बैठ के सॉल्व करें। आप इसको 2 बार नहीं 3 बार दे सकते हैं। अभी आपने सिर्फ इस पर्पस के लिए करना है कि पिछले 3-4 महीनों से आपने कलम नहीं उठाई, जिसकी वजह से लिखने की प्रैक्टिस तो आपकी वट लगी हुई है ना भाई, वो खत्म हुई हुई है। हम लिखते कुछ हैं, वो लिखा कुछ जा रहा होता है। तो थोड़ा सा आप कलम पेंसिल को हाथ उठाएं, थोड़ा सा पेज के साथ फेमिलियर हो, कुछ लिखने की प्रैक्टिस शुरू करें। लॉ का पेपर 3 घंटे में पूरा नहीं हो सकता बच्चे, अगर आपका जो प्रैक्टिस है राइटिंग की वो ना हो। अगर आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो इंग्लिश का पेपर, लॉ का पेपर हो, ऑडिट का पेपर हो, इसी तरह कोई भी थ्योरेटिकल पेपर है वो पूरा नहीं हो सकता। तो इन 3-4 टेस्ट का पर्पस क्या है कि आप उठाओ, आप बेशक उनके, अब हमने जब टेस्ट शुरू किया तो हमने कहा था कि हम पास पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं बेतहाशा, मतलब मेजॉरिटी हम इसके अंदर पास पेपर होंगे। हाँ, जो 9 टॉपिक टेस्ट हो रहे हैं, जो 9 टॉपिक इंक्लूडेड है, उनका क्वेश्चन मैं एक आधा एडिशनल डालता हूं उसमें बना के, लेकिन मेजरली क्वेश्चन हम पास पेपर से उठाते हैं। उसकी क्या रीजन है? नंबर 1 भाई, आपको हमारे ऊपर तो यकीन आना ही नहीं है, तो लिहाजा कम से कम आई कैप की बात के ऊपर तो यकीन आएगा ना। तो जब हम उसका सजेस्टेड सोल्यूशन देखें तो हमें पता चल जाए कि यार हमने आंसर करना कैसे है।
आई कैप की रिक्वायरमेंट है क्या कि वो एक क्वेश्चन का आंसर किस तरह डिमांड करता है, क्या वो लंबे लंबे पैराग्राफ में डिमांड करता है, क्या वो बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन डिमांड कर रहा है, या कुछ बेसिक लेवल की चीजें आपसे पूछ रहा होता है, किस तरह से वो आपसे आंसर डिमांड कर रहा होता है। तो लिहाजा पहले 3-4 टेस्ट आपने क्या करना है बेटा, आप इनको बेशक देख के सॉल्व करो लेकिन आराम से बैठ के। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास वक्त है, अभी आप मेंटली भी सुकून में हैं। आपने क्या करना है कि बुक उठाओ, उसमें से वो टॉपिक निकालो, टॉपिक देखो, एंड अगर पेपर का टाइम आपको 1 घंटा दिया है, 1.5 घंटा दिया है, आप उसकी जगह 4 घंटे लगाओ। आप सिंगल सिटिंग में नहीं कर सकते, आप डबल सिटिंग कर लो, आप तीन सिटिंग में कर लो। आप एक क्वेश्चन के बाद आप 10 मिनट की ब्रेक ले लो, लेकिन वो क्वेश्चन आप उस सेंस में लिखो ये समझ के कि आप आई कैप का पेपर दे रहे हो। इसकी प्रैक्टिस आप अभी से शुरू नहीं करेंगे बच्चे तो ये आपकी आखिरी लेवल। हम पता क्या कर रहे होते हैं जी, आई कैप के पेपर में जाके हम लिख लेंगे और वहां हम लिख लेंगे अपनी राइटिंग स्पून से। आई कैप के पेपर में पता क्या होता है, जब हम पहुंचते हैं पहले 10 मिनट हम अपने होशो हवास में होते हैं। मतलब होशो हवास में क्या, हमें पता होता है कि हम पेपर देने आए हुए हैं, कौन सा, लॉ का पेपर देने आए हुए, हमें पता है। क्यों, उस वक्त ना तो हमारे दिमाग में नॉलेज होता है, ना हमारे दिमाग में कोई बुक होती है, जस्ट एक टेंशन होती है कि जी पेपर पास करना है। इसके अलावा सब हमारा माइंड बिल्कुल व्हाइट वॉश होता है, रेज होता है। हर किसी का, ये आपका नहीं, हर किसी का मसला है। एग्जाम के करीब में हम इसके ऊपर आपकी क्लासेस रखते होते हैं कि भाई थोड़ा सा इस चीज को आप देखें। सारे इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे, फिर मैं पूछता हूँ भाई किस किस को लग रहा होता है, तो वो 50 में से 25 बच्चे, 30 बच्चे तो कहते हैं कि सर हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो वो एक कंफर्टेबल फीलिंग हो जाती है बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि हम अकेले नहीं है। अच्छा, तो क्या होता है कि पहले 10-15 मिनट भाई ठीक है, हमारा दिमाग बिल्कुल फारिग होता है, वेला होता है, सिर्फ टेंशन होती है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा पेपर पढ़ते हैं, पूरे पेपर में से जस्ट हमें एक क्वेश्चन का आंसर आता होता है, बाकी सारा पेपर ऐसे लग रहा होता है आउट ऑफ द कोर्स है, या हमने जो सिलेक्टिव स्टडी किया तो हमें लग रहा होता है कि उस टॉपिक में से आया हुआ है जो हमने छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, जब पहला क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, पहला क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, यस आयशा, तो क्या होता है कि हम बड़ा बना के लिख रहे हैं। क्वेश्चन 1 लिखा जनाब जी, ये मेरी बनी हुई राइटिंग है, ठीक है, ऐसे नहीं अटेम्प्ट लगी मेरी। खैर, हम जनाब जी क्वेश्चन 1 लिखते हैं, फिर आंसर नंबर लिखते हैं, देख के प्यारे से अपने वो खाने होते हैं टिक्के वो फिल करते हैं कि थोड़ा सा बाहर न जाए, थोड़ा सा अंदर न जाए। वो जो नाम होता है, रोल नंबर होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती है, वो हम पूरी करते हैं। आंसर लिखना शुरू करते हैं, जनाब जी हमने एक लाइन में 6 से ज्यादा वर्ड नहीं लिखने। लो जी, पहले क्वेश्चन पे हम अपना सारा जोर लगा देते हैं कि यार काश आई कैप इसी क्वेश्चन में ही हमें 50 नंबर देके हमें पास कर दे। होता क्या है कि जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो फिर आपके जहन में बुक आना शुरू हो जाती है, फिर आपके जहन में नॉलेज आना शुरू हो जाता है। फिर जो आप क्वेश्चन पढ़ चुके हो तो फिर आपको याद आता है हाँ इस क्वेश्चन को तो वो आंसर था, इस क्वेश्चन को वो आंसर, इस क्वेश्चन। जब आपको पता चलता है कि आपको तकरीबन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, फिर आप क्या होते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं जी, जल्दी जल्दी मैंने उस क्वेश्चन को। फिर आप ये भूल जाते हो कि आपने ये पेपर पास करना है या आप आई कैप का पेपर दे रहे हो। फिर आप उसी राइटिंग पे आ जाते हो जिसमें आपने प्रैक्टिस की होती है। प्रैक्टिस हमने की नहीं होती तो फिर हम किस राइटिंग में आते हैं, डॉक्टर साहिबान वाली राइटिंग में। तो मेरे पास पेपर आते हैं ना, मैं देखता हूँ पहला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन लश-पश सा हुआ हुआ, बड़ी बेहतरीन हेडिंग होती है, एंड आगे जैसे 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 चलते जाओ वो लगता है मकोड़ा उठाया, उसको 2 चपेड़े लगाई, वो बेहोश हुआ, उसको इंक में डाला और छोड़ दिया। भाई ये पेपर के अंदर आपको फेस करना पड़ना है, या तो हमसे सीख लो या तो खुद फेस कर लो, कोई नहीं अगली अटेम्प्ट में फिर आ जाना, मोस्ट वेलकम। तो मुझे तो कोई इसमें टेंशन नहीं है, अल्लाह ताला हमारा रोजगार लगाए हुए तो हम क्यों कुफरान नेमत करें। नहीं बच्चे, ऐसी चीज नहीं है। तो लिहाजा अभी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भूल जाएं कि आप एग्जाम में कर सकें। ठीक है। फिर असल मसला कहाँ पे होता है कि हमने पेपर किया, 5 मिनट बच गए, 10 मिनट बच गए, क्यों, जिस राइटिंग से हमने किया होता है भाई हम आधा घंटा बचा सकते हैं, हम 2 घंटे बचा सकते हैं। हमने पेपर उठाना, हमने देखना पहला क्वेश्चन, जैसे ही अगले पेज पे जाना है कि लिख बैठा, हमें खुद नहीं हमारी राइटिंग समझ आ रही होती, हम वहां पे देख रहे हैं जनाब ये क्या लिखा हुआ है हमने। और फिर ये परेशानी एक अलग से बन जाती है कि भाई पेपर का तो पता नहीं कैसे हुआ है, राइटिंग भी हमारी बकवास है। तो बाहर निकलते ही कोई भी पूछता है कैसा हुआ, हम कहते हैं मकबरा ही है। तो लिहाजा बच्चे अभी आपके पास टाइम है, इट्स मोर देन इनफ टाइम। आप इसके दौरान आप जब देख के भी लिखोगे ना आपको चीज याद हो जाएगी। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हूं कि अगर आप देख के लिखते हैं तो आपको ज्यादा याद होता है। मैंने एडवांस लेवल के पेपर देख के उनके पास पेपर सॉल्व किए थे एंड सेल्फ स्टडी में पास कर लिया। एंड मुझे इतना पेपर में पता था कि यार ये पास्ट अटेम्प्ट की फलानी
अटेम्प्ट में पास पेपर आ चुका है, वहां पे उसने मेल के नाम से पूछा, यहाँ पे फीमेल के नाम से पूछा हुआ है। आप यही पिछले 15 अटेम्प्ट्स के पेपर, पास पेपर उठा के देखें, आप देखेंगे कि 6 टॉपिक रिवाइज हुए हैं, रिपीट हुए हैं। कोई बड़ी सिलेबस में चेंज नहीं आई, बुक यही है, हर टॉपिक हर एंगल से टेस्टेड है। और हमें पता क्यों नहीं होता, नंबर 1 पहले नंबर पे तो हम टेस्ट सेशन को ना ऐसे मजाक ही ले लेते हैं, चलो यार 1000-1200 फीस ही है ना, छठो, वो तो हमारी महीने की खर्ची में से निकाल के हमने एक बार दे दी। 2-3 टेस्ट हमने जज्बात में किए, सर ने जनाब जी वो थोड़े से सख्त निवार से लिख के भेजे, हमने कहा कि जी रहने दो, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद हमने पेपर ही नहीं देना, टेस्ट ही नहीं देना, ये हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जानी है। तो बच्चे ये आपके पास टाइम है। नंबर 1, आप जब भी आपको पेपर मिले कम से कम पहले 4 टेस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट, लॉ दोनों एंड टैक्स, पहले 4 टेस्ट जो है इनके आपने हमेशा कोशिश करना है कि अगर आपको नहीं आ रहा, कोशिश करें, आपको आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो भी कोई मसला नहीं है, आप बुक खोलें, आप पास पेपर ढूंढें, आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, उससे जस्ट देख के सॉल्व भी तो करना है ना। आप जस्ट वो पैटर्न फॉलो करें, फॉर्मेट फॉलो करें जिसके ऊपर आई कैप ने आंसर किया। अच्छा, ये हमारी पहली बात यहाँ पे कंप्लीट हुई। सेकंड बात जो मैंने नोट किया यहाँ पे वो ये है कि बच्चे पैराग्राफ की फॉर्म में चीजें लिख रहे हैं। भाई पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखो, हमारी इंग्लिश नहीं है उस लेवल की। जब आप सेंटेंस को जोड़ते हो तो वहां पे कोई इस तरह का वर्ड यूज करते हो जो लॉ के पूरे सेंस को चेंज कर देता है, जो प्रोविजन के पूरे सेंस को चेंज कर सकता है। मिसाल के तौर पे अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, तो वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको प्रोड्यूस किया हुआ जी फलानी कंपनी, और 4 वर्ड्स के अंदर पूरा किया हुआ। तो बेटा एक बात ध्यान में रखो, जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं बच्चों को साथ साथ बताता जाता हूं एक चीज प्रोविजन के अंदर। पहला क्वेश्चन ये होता है तमाम बच्चों का कि सर हम लॉ को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? पहला क्वेश्चन सर क्वेश्चन कर सकते हैं? जी जी मैंने ना पिछली बार पैक में दिए थे यही लॉ के टेस्ट, तो वहाँ कैफ क्वालिफाई है ना, वही चेक करते हैं टेस्ट। अच्छा, आप इस बात पे श्योर हैं कि कैफ क्वालिफाई चेक करते हैं? सर उन्होंने कहा था। अच्छा चले, उन्होंने कहा दिया, ठीक हो गया, आगे चलें। तो उन्होंने सर टू द पॉइंट, सर ऐसी की बुक नहीं है, इस पे टू द पॉइंट जो आंसर लिखे हुए थे वैसे ऊपर से पढ़ के मैंने टेस्ट दिया था। वो तो तकरीबन 3-4 मैंने दिए थे जो, तो पढ़ के ऊपर से क्वेश्चन उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बाद में टू द पॉइंट वो पॉइंट लिख दिए, तो है सही है। तो उसने मार्क्स पूरे दिए। जब मैं पेपर फाइनल में गया हूँ अच्छा 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 अच्छा, तो ये धोखा हुआ है। नहीं बेटा, पहले नंबर पे आपको लॉ के पेपर के अंदर मार्क्स पूरे मिल ही नहीं सकते। मैं पूरी कोशिश कर लूं आपको किसी क्वेश्चन के अंदर पूरे मार्क्स नहीं दे सकता। उसकी रीजन ये है कि नंबर 1 पहला फैक्टर ये है कि आप घर में बैठ के एक पेपर जो कर रहे हो वो डिफरेंट होगा जो आप एग्जाम हॉल में बैठ के कर रहे हो। आपके ऊपर प्रेशर है ना भाई, तो प्रेशर के तो मार्क्स काटो ना यार। जहां एक घर में बैठ के आप पेपर कर रहे हो, जहां एग्जाम सेंटर में बैठ कर रहे हो, क्या सेम है? उसके मार्क्स कौन काटेगा? नंबर 1, नंबर 2 प्रेजेंटेशन ड्राफ्टिंग, ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। कैफ क्वालिफाइड बंदा, हर बंदा इस लेवल का, यार एक बंदा जो कैफ क्वालिफाई किया क्या मतलब उसका, वो टीचर है। आखिर एक आम बंदे में और एक टीचर में फर्क होता है बच्चे, कुछ एनालिटिकल स्किल्स होती हैं हमारी, हमने एनालाइज कर रहे होते हैं सिचुएशन को, पेपर को देखते हैं। तो लिहाजा ये चीज कि भाई मुझे पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, उल्टा इस पे आपको परेशान होना चाहिए कि मुझे पूरे मार्क्स कैसे मिल गए, हाउ। इस पर खुश नहीं होना चाहिए। आप जिस पेपर में पास हो जाए आपको परेशान हो जाना चाहिए कि आप इसको लाइट लेंगे आइंदा। हो सकता है आप इसको भुला दें। जिसमें फेल हो उस पर खुश हो कि आप और मेहनत करेंगे उसके ऊपर। ठीक हो गया? अच्छा, तो पहला पॉइंट हमने ये क्लियर किया था। एंड सेकंड पॉइंट हम कहां पे फिर रहे थे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, ओके, तो भाई आपने क्या करना है, तमाम पेपर्स जितने भी टेस्ट हैं आप उसको देखें, देखने के बाद आपने देख के उसको लिखना है, जितना टाइम आप मर्जी लेना चाहे लें। हाँ, जब हमारे 5-7 टेस्ट हो जाएं उसके बाद आप टाइम बाउंड की तरफ जाना शुरू करें। आप देख के भी लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। एंड ज्यादा मैटर आपसे वो याद कराना है, ना कि आपसे याद किया हुआ पूछना है। मैंने आपसे क्या करना है याद किया हुआ पूछ के, मुझे इसका कोई फायदा नहीं है। मेरा टेस्ट का पर्पस क्या है? आपको याद कराया जाए, ना कि आपसे याद किया हुआ पूछा जाए। तो बेहतर नहीं है कि आप याद करो, ना कि आप याद किया हुआ मुझे बताओ। जो गलत किया हुआ है उसमें क्या होता है, आपने टाइम भी लगा दिया।
पेपर भी कर दिया, अब मैं दोबारा आपको कहूंगा करें, फिर आप करेंगे भी नहीं। अक्सर 70-80% स्टूडेंट आलस कर जाते हैं, कोई मसला नहीं है यार, सुस्ती दिखा जाते हैं। तो लिहाजा इससे बेहतर नहीं है कि आप शुरू में पहले तैयार करें एंड बाद में दें। आप पेपर देखें एंड उसके मुताबिक आप आंसर तैयार करके लिख दें, बस आपको तैयार हो गया ना, ये मेरा एक प्रोडक्ट है, आपसे तैयार किया हुआ मैंने पूछा, वो मेरी कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं जस्ट उसको इवेलुएट कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिहाजा उनको देख के आपने सॉल्व करने हैं। हाँ, हम 5-7 टेस्ट से ऊपर गुजर जाएं तब आपने टाइम बाउंड कर लेना है अपने आप को, तब आपने अपनी स्पीड और इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो नंबर 1 आप अपनी राइटिंग के ऊपर फोकस करें, नंबर 2 आप अपनी ड्राफ्टिंग के ऊपर फोकस करें, नंबर 3 पे जाके आप अपने नॉलेज या कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें, और उसके बाद फिर आप पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सर एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर के अंदर किस तरह होंगे। देखो बेटा, आईकैप के पेपर के अंदर 15 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन मैं एमसीक्यूज नहीं डालूंगा। वजह उसकी ये है कि बेटा अगर आप एमसीक्यूज को उठा के देखें तो ये वही एमसीक्यूज हैं जो आईकैप पास पेपर में पहले 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछता था, वही एमसीक्यूज है जो पहले 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था, अब वो 1 नंबर का करता है। तो ये एक और ज्यादा खतरनाक बात है कि जहां पे पहले आई कैप हमसे मैक्सिमम 15 क्वेश्चन पूछता होता था या 20 क्वेश्चन पूछता होता था पार्ट्स मिला के, अब उसके पास कम से कम 35 क्वेश्चन पूछने का मार्जिन है। इन 15-20 में तो वो वाले भी तो क्वेश्चन होते थे ना जो 2-2 3-3 नंबर के होते थे, जिनका 2 लाइनर आंसर होता था। अब उसने क्या किया कि वो 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला जो था उसको उसने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया। तो लिहाजा आप अपनी स्टडी ऐसे करें कि एमसीक्यूज है ही नहीं, आप अपना पेपर ऐसे तैयार करें, बुक को ऐसे तैयार करें, एमसीक्यूज भूल जाएं कि नहीं है। अगर आप एमसीक्यूज बेस्ड स्टडी जाएंगे, जी बुक के एंड पे 15 एमसीक्यूज है, 2000 एमसीक्यूज फलानी बुक के मौजूद है, फलानी बुक मौजूद है, फलाना पोर्टल पे पढ़े हैं, पुत्र वो एमसीक्यूज हैं। जबकि आई के कौन से एमसीक्यूज बनाता है, जो क्वेश्चन होते हैं। अगर आप मॉडल पेपर उठा के देखें, पास पेपर उठा के देखें, मैं कह रहा हूं कि भाई आई कैप ने बहुत बड़ा धोखा किया बच्चों के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में। वो कहीं से भी उनका मैच नहीं था कि ये इस लेवल के एमसीक्यूज आने हैं। तो पूरा एक सिनेरियो होता है, पूरा एक क्वेश्चन होता है, जस्ट उसका 1 वर्ड आंसर होना है। और उल्टा एमसीक्यू ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि आपने उसमें 1 वर्ड सिलेक्ट करना होता है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपके पास थोड़ा बहुत मार्जिन होता है यार, अगर वो 3 नंबर का तो 2 ले ही जाओगे, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। तो लिहाजा आपने तैयारी ऐसे करनी है जिस तरह आप नॉर्मल पेपर की कर रहे हो, जिस तरह आपके पेपर में एमसीक्यूज मौजूद ही नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर है? ओके। उसके बाद अगर हम मूव करें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, अब सबसे बड़ा एक इशू उसके बाद ये आया। देखो बेटा, आपने हमेशा, अब मैं ये सारी चीजें जो बता रहा हूं, आज का हमारा पहला लेक्चर है, इसके अंदर टेस्ट डिस्कस करना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जाएं टेस्ट जाएं, पास पेपर है उठाएं एंड उसका सोल्यूशन देख लें। इंपॉर्टेंट ये चीजें जो मैं आप बता रहा हूं आपको बेसिकली, जो 75% मैटर करती हैं एग्जाम में। अच्छा, अब जब क्वेश्चन आना है, आपने उसको समझना कैसे है। मैंने आपको बताया ना कि हम जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम ऐसे पढ़ रहे होते हैं एंड तीसरी लाइन पे पहुंच के भूल जाते हैं हम कहाँ पे थे, फिर हम दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं। एंड बाजू का तो ऐसा होता है कि हम ऐसे गायब दिमाग होते हैं, आधा आधा घंटा हम वही 3 लाइनें पढ़ते रहते हैं एंड बिलीव मी, फिर वो 3 लाइनें हमारे ध्यान में नहीं होती। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। सेम क्वेश्चन में होता है। हमारा दिमाग ना हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। कभी भी एग्जाम में बैठ के अपने माइंड के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं करना, दिमाग के ऊपर, कि दिमाग जो बता रहा है ये वही आंसर होगा इसका। देखो बेटा, दिमाग आपको हमेशा वो बताएगा जो उसको आता है। आंसर आपने वो देना है जो आपसे आई क्या पूछ रहा है। दिमाग का क्या काम है, ये बहुत आलसी है। इसने क्या करना है, इसने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उस पूरे क्वेश्चन के अंदर से एक वर्ड ढूंढेगा जो उसे आता होगा, जिसे वो रिलेट कर पा रहा होगा। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमने कहा कि 5 लाइनों का एक क्वेश्चन, तो उसके अंदर अगर उसने राइट्स देख लिया ना वर्ड, पहला वर्ड उसने मैच किया जी पार्टनरशिप है एंड दूसरा वर्ड उसने मैच किया राइट है, उसने आपने फौरन आपके दिमाग ने कहना जी राइट ऑफ द पार्टनर प्रोड्यूस करो यहाँ पे। क्यों? उसको आता ही वही है ना। वो मेहनत नहीं करना चाह रहा, दिमाग बहुत आलसी है, ये मेहनत नहीं करना चाह रहा। तो क्या हुआ, उसने एक वर्ड देना आपको वो मैच हुआ जी, ये हमारा क्वेश्चन है, इस पे आंसर करो। कभी इस पे यकीन नहीं करना, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है एंड समझ के हर लाइन को, हर लफ्ज को आपने देखना है कि इसका आंसर क्या बन रहा है। आपने कभी माइंड पे बात पे यकीन नहीं करना। इसके बाद जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब भी एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट लाजमी कीजिए। अपने इंग्लिश में भरोसा ना रखिएगा, उर्दू में मस्ट ट्रांसलेट करें क्वेश्चन को।
आप अभी टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, दिमाग में ट्रांसलेट करना है, आप माइंड पे इसको ट्रांसलेट करें, अभी आपको टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस ही तो है ना, बेसिकली तो ये हमारी प्रैक्टिस है, तो लिहाजा हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं ना सारी, तो अभी प्रैक्टिस करनी है। आप एग्जाम जो भी क्वेश्चन होगा उसको आंसर करने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, उसका एक सेंस निकालना है, ठीक हो गया। सेंस निकालने के बाद आपने फिर देखना है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या आना है, उसका आंसर मुझे आता है या नहीं आता। आंसर आता है तो लिखना शुरू करें, नहीं आता तो स्किप कर दें, क्योंकि जब आप किसी और क्वेश्चन पे होंगे तब आपके ध्यान में वो आ जाएगा। जिसके बारे में कॉन्फिडेंट है वो वाला क्वेश्चन करें, छोड़ दे। इसके अलावा हमेशा खुला खुला करके लिखा करो भाई, ठीक है। अभी आपकी शीटें लगती हैं, एक अदर रजिस्टर कुर्बान कर दो, लेकिन आई कैप में पैसे हमने शीटों से ही पूरे करने होते हैं, पास तो नसीबों से ही होते हैं। टीचर की बात तो मानी नहीं है ना, अपनी मर्जी करनी होती है। ओके जी, तो ये कुछ मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन थी आपके पेपर के बारे में। तो प्रेजेंटेशन कैसे दुरुस्त करनी है भाई, आराम से, सुकून से, टाइम लेके, आप मल्टी सीटिंग करना चाहते हो मल्टी सीटिंग करो, बैठ के उसको उस हिसाब से करने की कोशिश करो। आप अगर मिला के लिखते हो, आप उनको सेपरेट करके लिखना सीखो, टाइम है अभी, हो जाएगा। आप लाइंस के साथ सिंक्रोनाइज करके देखो कि हमारा एफ जो है वो कितना लाइन से ऊपर जाना चाहिए, कितना नीचे आना चाहिए, बी कहां पे मैच होना चाहिए। आप लाइन वाले पेज उठा के लाइन के साथ मैच करके लिखना सीखो। हम क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं, मेरा अपना मसला है, एफ यहाँ पे ले गए, नीचे वाला वर्ड यहाँ पे, अगर खुदा ना खास्ता पी आ गया तो ये हो जाता है, या फिर पी को हम यहाँ पे ले जाते हैं नीचे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चे, लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 के अंदर बेटा एक ऐसा टॉपिक है, खासतौर पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाला, वो एक ऐसा टॉपिक है टोटली रट्टा है। उसको तैयार करें या ना करें, वो टोटल रट्टा है। उसको तैयार करने का एक ही तरीका है, एंड वो है बार बार लिखना। इसके अलावा उसको तैयार करने का कोई तरीका नहीं है। आप रट्टा मारें, जो मर्जी करें, रट्टे से ज्यादा बेहतर है कि आप उसको बार बार लिखा करें। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं हर पेपर में उसकी एक हेडिंग एज अ क्वेश्चन दे दूं, जिसको आपने देख के लिखना हो। लिहाजा चैप्टर 1 के अंदर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नंबर 1 हमारा जो लेजिस्लेशन स्ट्रक्चर है वो, नंबर 2 लेजिस्लेशन प्रोसेस, एंड नंबर 3 पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर में क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट, पार्लियामेंट वगैरह, ये 4 उसके अंदर आते हैं। लेजिस्लेशन प्रोसेस क्या है, वो उसके अंदर 4-5 सिनेरियोज हैं कैसे उसकी लेजिस्लेशन होती है। मैंने पूछा कि यहाँ पे भाई क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द नेशनल असेंबली एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू इनेक्टमेंट ऑफ एनी एक्ट इन पाकिस्तान, कि अगर एक पाकिस्तान के अंदर एक्ट आता है तो भैया उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा बाय नेशनल असेंबली एंड द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने सिंपल इतना लिखा हुआ कि नेशनल असेंबली में बिल जनरेट होगा, प्रेसिडेंट पास कर देगा तो एक्ट बन जाएगा। बेटा इसके 2 ऑप्शन है। नंबर 1 कि भाई अगर तो पार्लियामेंट इन सेशन है तब तो नेशनल असेंबली में बिल जनरेट हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर पार्लियामेंट इन सेशन नहीं है तो फिर कैसे होगा। फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इसके अंदर आना है कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करता है वो कौन सा कर सकता है, उसके डेज क्या है, उसको फिर अगर एक्ट बनाना चाहता है प्रेसिडेंट तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है। तो लिहाजा इसके 2 पॉइंट्स बनने थे कि व्हेन असेंबली इन सेशन एंड व्हेन असेंबली इज नॉट इन सेशन। जब सेशन में है तो फिर तो सिंपल प्रोसेस है कि भाई किसी भी हाउस में। अच्छा वो कह रहे थे जी नेशनल असेंबली में बिल जनरेट होगा, भाई नेशनल असेंबली में भी हो सकता है, सेनेट में भी हो सकता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट ही हमारे फारिग है। और आपने बच्चे, अब मैं आंसर देख रहा हूं कि एक आंसर है उसकी 8 पॉइंट्स हैं, एंड मुझे यकीन हो रहा होता है कि वो आपको आते हैं, आप सिर्फ 4 लिख के छोड़ देते हो। क्यों भाई, 4 नंबर का इस वजह से पूरा क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं करते यार। मुझे एक बात बताओ कि आपकी इस लाइफ में और कौन सी प्रायोरिटी है जो आपकी इस पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे, उसमें छोड़ दिया भाई मुझे आता है। अभी आपको आता है ना, ये अभी आपको लग रहा है आता है, जब आप एग्जाम प्रेशर में बैठोगे ना तब आपके फरिश्तों को भी ये नहीं आएगा। वहां पे भी आप यही 4 लाइनें लिख के आ जाओगे, अगली आपको याद ही नहीं आएंगी कि क्या था, भूल जाता बंदा, दिमाग से एकदम स्किप हो जाता है। हमारी नेचर है, हम कभी याद कर रहे होते हैं फौरन दिमाग से उठ जाती है। कई बार ऐसे होता है, जिस तरह मैं अभी पढ़ाते हुए, मैं अभी कोई बात कर रहा था, अहमद ने क्वेश्चन किया मेरे से, एंड मुझे वो भूल गया मैं कहाँ पे था,
फौरन दिमाग से उठ जाता है। सेम इस तरह क्वेश्चन के अंदर आपको पता होगा इसके 8 पॉइंट है, 8 के 8 होंगे, चौथे पॉइंट पे पहुंच के आप एकदम माइंड ब्लैंक हो जाएगा आपका। आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि यार इसके अंदर कुछ आना है या नहीं आना। तो लिहाजा ये जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पावर इज कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, तो इनकी कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो इनके आपने बेसिकली स्ट्रक्चर बताना था कि कितने लोग होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या हिसाब किताब है इनके अंदर, वो सिंपल से वर्ड्स थे वो आपने प्रोड्यूस करने थे। पहले 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 चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। ये होपफुली 2 क्वेश्चन होने हैं एंड एक एमसीक्यूज होना है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन होना है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन होना है, ज्यादा चांस, एंड एक नंबर का एमसीक्यूज होना है, ये ज्यादा चांस है। कम चांस क्या है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो जिसके 2 पार्ट हो, ए एंड बी, और वो एक ही टॉपिक से उठा ले, एंड एक एमसीक्यूज हो, तो एक एमसीक्यूज इसमें से जरूर आएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बिल्कुल सीधा सीधा सा था, आप सबने तकरीबन ठीक लिखा। पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई सेनेट रोल इन लेजिस्लेशन, तो सेनेट का रोल जो है वो भी काफी आपने ठीक लिखा था कि भाई इसकी अप्रूवल जरूरी होती है वगैरह वगैरह, वो ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है आपने इसको दोबारा सब स्टूडेंट ने दोबारा देख के लिखना है। ये क्वेश्चन आपने फिर देख के लिखना है। ये क्वेश्चन का पर्पस आपका कोई कंसेप्ट टेस्ट करना नहीं है, आपको याद कराना है ये टॉपिक, तो इसको आपने देख के बुक से फिर लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप मैंडेटरी ड्यूटीज या एब्सोल्यूट ड्यूटीज जो थी वो यहाँ पे प्रोड्यूस करनी थी, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था। उसके बाद 5 लाख फ्रॉम इश्तियाक फॉर परचेजिंग अ शॉप इन मुल्तान, द लोन वाज एग्रीड टू बी रिपेड इन 2 years टाइम, हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस द लोन कुड नॉट बी रिपेड इन टाइम फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग द। अब ये क्वेश्चन जो है ना बच्चे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसकी टाइप क्या है। क्या ये क्वेश्चन स्ट्रेट है, क्या ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। एंड ये कभी एविडेंस नहीं होता कि अगर क्वेश्चन के अंदर स्टोरी मौजूद है तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है। आपने कैसे हाईलाइट करना है कि ये क्वेश्चन स्ट्रेट है या प्रैक्टिकल है, तो भैया उसकी जो रिक्वायरमेंट है नंबर 1 ये आपको बताइए कि वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, मांग क्या रहा है। अगर तो रिक्वायरमेंट के अंदर वर्ड स्टेट, नरेट, इनलिस्ट, प्रोड्यूस ये वर्ड यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है भाई आपसे वही चीज पूछ रहा है जो बुक के अंदर लिखे, मतलब एक स्ट्रेट क्वेश्चन है। लेकिन अगर वहां पे वर्ड एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस ये वाले वर्ड्स मौजूद है, तो इसका मतलब है कि भाई आप थोड़ा सा वो हमसे कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ हमें अपनी तरफ से लिखना है, लेकिन कभी भी अपनी तरफ से ना लिखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ड्राफ्ट करने का एक तरीका है। बेसिकली ये आंसर 3 स्टेजेस में लिखना है, 1, 2 एंड 3। पहली स्टेज कहलाते हैं बेस बनाना। आपने बेस कैसे बनानी है, आपने इसी क्वेश्चन की वर्डिंग की सलीस उर्दू करके लिखनी है। इसी क्वेश्चन का आपने समरी देनी है, बल्कि आपने खुद को एक किस्म का यहां पे लिख के क्लियर कराना है कि इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। बेसिकली आपने यहां पे कहानी बतानी होती है। दूसरे नंबर पे जो है ये हमारी होती है प्रोविजन। दूसरी स्टेज हमारी प्रोविजन होती है, यहां पे हम लिखते हैं कि एज पर आर केस या एज पर आर स्टडी या एज मेंशन्ड अबव या एज डिस्कस्ड अबव, और फिर आपने बताना है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2017 या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने लिखना है या पार्टनरशिप एक्ट लिखना है, जो भी आपने लिखना है वो लाजमी लिखें, और उसके बाद बताएं वो प्रोड्यूस करें प्रोविजन एज इट इज जिस तरह बुक के अंदर थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज होती है कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन भी आपने खुद से नहीं लिखना, आपने इस प्रोविजन एंड इस बेस को मिला के कंक्लूजन देना है कि जी हमारी स्टोरी ये थी, हमारी प्रोविजन ये है, इसके मुताबिक इसका रिजल्ट ये है। तो भैया इस क्वेश्चन का 60% आंसर क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद होता है। आपको वर्डिंग भी वही क्वेश्चन से ही लेनी चाहिए, आपको अपनी वर्डिंग यूज नहीं करनी चाहिए। 30% जो है वो ये प्रोविजन है जो आपको याद होनी चाहिए, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ 30-35% मैटर करती है। ये प्रोविजन आपने लिख ली है, लेकिन क्या है कि जो बेस एंड कंक्लूजन है ये आपका मिक्सचर होना चाहिए इसी क्वेश्चन का एंड प्रोविजन का। समझ आ गई बात? क्या लिख प्रोविजन बुक लिखना अपने से ही है, लेकिन लिखना भाई क्वेश्चन की वर्डिंग लेके।
ताकि वो रेलिवेंट रहे क्वेश्चन के साथ, बाहर ना जाए। हाँ, तो उस वक्त जो मैं बात कर रहा था, मेरी याद आ गई मुझे बात, स्टूडेंट पूछते हैं सर हम क्या क्वेश्चन अपनी वर्डिंग में आंसर दे सकते हैं लॉ की, क्या हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? बेटा आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन जब मैं क्लास में बच्चे पढ़ा रहा होता तो मैं हर प्रोविजन के कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट कराता हूं। की पॉइंट्स के हर प्रोविजन के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उनका प्रोड्यूस होना मस्ट है। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो प्रोविजन गलत हो जाएगा। बाकी आप सारी अपनी वर्डिंग लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे जो अभी रिसेंट मैंने कंपनी लॉ का पेपर था, उसके अंदर सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पूछी तो आंसर आया जनाब जी सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके अंदर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर उसकी हो, या शेयर्स जो है वो उसके होने चाहिए। तो वो प्रोविजन ठीक है, लेकिन भाई इसके अंदर तमाम की पॉइंट्स मौजूद नहीं है जो एक पूरी सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन करें। तो आपने इसमें लिखना है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होल्ड्स और कंट्रोल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने वोटिंग सिक्योरिटीज लिखना है, शेयर नहीं लिखने। शेयर ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर वोटिंग राइट्स नहीं होते। समझ आ गया? तो ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट आपने अपनी जजमेंट से हाईलाइट करने हैं जब आप प्रोविजन करें, एंड देन वो आपने प्रोड्यूस करने हैं। तो मुझे नहीं लगता फिर आप फेल होंगे। हाँ जी अहमद बताइए, इनमें से कोई आपने फॉलो किया था? अच्छा अच्छा, खुद ही आपने अपना एक लॉ बनाया हुआ था? ऊपर क्वेश्चन था बट नीचे कुछ कुछ मैंने टू दी पॉइंट भी लिखे थे। सही हो गया, चले फिर भी आप काफी हद तक नंबर ले गए। तो मसला फिर वही पे आया कि आपका नॉलेज वाला पोर्शन सेट था, आपका ये वाला पोर्शन फारिग था। ठीक है, तो लिहाजा इस पे अब आइंदा जो है आपने सोचना है। ओके जी, तो मूव करते हैं आगे। ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। क्यों? इन दोनों की हम रिक्वायरमेंट देखते हैं तो डिस्कस आ रहा है दोनों के अंदर, तो आपने इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन 5B AB ये भी आपने इनको फिर से करना है, लेकिन जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सॉल्यूशन। नहीं ये नहीं, यहाँ पे आप मुझे एक चीज देखें, ये सारा कुछ देखते जाए। ये मैं जिस तरह नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ना, आप इसको देखते जाए, आप देखते जाए सारा। देख लिया? हमें यहाँ पे एक चीज पता चली कि देखो किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो दो लाइनों से ज्यादा का पॉइंट नहीं बना रहा है। क्या ऐसे है? कहीं पे दो लाइन से ज्यादा हो रहा है? मतलब कोई भी स्ट्रेट क्वेश्चन है उसका आंसर कोई एक पॉइंट जो है वो दो लाइनों से ऊपर नहीं जा रहा। क्यों? भाई आपसे उसने कोई इंग्लिश एक्सपेक्ट नहीं करनी, वो आपसे कोई लेटर या रिपोर्ट्स नहीं लिखवा रहा, बेसिक नॉलेज डिमांड कर रहा है। आपने भी यही करना है कि शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने हैं, शॉर्ट वर्डिंग यूज करनी है, जहां तक आप उसको सही सलामत उसका सेंस लेके जाएं। जब तक आप उसके सारे सेंस की टांगे तोड़ तोड़ के आप उसको आहो तो उन्हें भेज दें भाईजान, तब तक आपने उसको लेके चलना है। उसके बाद आपने उसको रोक देना है। हाँ, उसने सेंटेंस कहां पे यूज किए भाई? सेंटेंस उसने उन क्वेश्चन में यूज किए जो प्रैक्टिकल है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप इस चीज को इवेलुएट कर पाएंगे कि उसने बहुत कोशिश की है कि पॉइंट्स की फॉर्म में ही जाया जाए, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा जहां एक्सप्लेन करना है वहां पे उसको मसला आ रहा है, तो वो उसने वहां पे एक आधा सेंटेंस डाल दिया। ठीक है, अच्छा हाँ जी। तो ये हमें पता चला कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनके अंदर आपने ये जैसे सोल्यूशन मैंने अभी नहीं भेजे आपको, और मैं इस वजह से नहीं भेज रहा कि थोड़ी सी खुद एफर्ट करके इसके सोल्यूशन ढूंढो, ये मिल जाएंगे आपको। मैंने अपने पास इनका चार्ट नहीं डाला, पहले आप अपनी एफर्ट पूरी करो, क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट को कहा कि दोबारा से पेपर सॉल्व करो, तो आप अपनी फिर से एफर्ट करो एंड फिर से मुझे सॉल्व करके पेपर भेजें, ताकि मैं फिर से चेक करूं। मेरी इसके अलावा कोई और प्रायोरिटी नहीं है। ना सोचिएगा सर ने एक बार कर दिया तो फिर नहीं करेंगे, दोबारा मैं टेस्ट मांगूंगा तो सर क्या कहेंगे, इस चीज को आप भूल जाएं। हाँ, आपका टेस्ट आता है दूसरी बार तीसरी बार आता है, उसको मे भी मार्किंग में टाइम लग जाए, लेकिन बहरहाल डिस्कशन में वो टेस्ट आपका जरूर डिस्कस हो जाएगा। मैं उसको देख जरूर लेता हूँ, ठीक है? तो आपको उसका बहरहाल वहां पे कोई ना कोई फायदा होगा। ठीक है बच्चे, तो यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके सेट। हाँ जी आयशा, अहमद, कोई क्वेश्चन आपका? क्लियर है? अब आपको समझ आ गया कि आपने क्या गलतियां की थी?
आप मेहरबानी करके टेस्ट भी करने हैं। हाँ बस वो समझ आ गया तो ये जज्बाती होकर इस तरह नहीं हो ना। पेपर करना है बच्चा, निकाल लो, 2 महीने हैं, जब कम टाइम पे पढ़ के पास करते हो उसकी खुशी ज्यादा होती है, तो लिहाजा निकालो, जान छुड़ाओ। भाई मैंने आपको बताया ना कि मैं किस बात पे कन्विंस हूँ कि कुत्ते की दुम पे पैर का आ जाना या बंदे का सीए में आ जाना एक ही चीज है। कुत्ते की दुम पे पैर आ जाना तो वो भौंकना शुरू कर देता है, और वो चुप नहीं करता, ना वो काटता है ना वो चुप करता है। आप आगे जाओगे वो पीछे से चार्ज करेगा, आप रुक जाओगे वो वहां पे खड़े होकर भौंकना शुरू कर। आप परेशान होते हैं कि मैं क्या करूं, ऐसा होता है ना। तो आप उसकी तरफ जाओगे वो पीछे जाएगा लेकिन भौंकता रहेगा, आप थोड़ा सा आगे जाओगे वो पीछे चार्ज करने की कोशिश करेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भाई, पेपर उठा लिया, या तो इसको पास करो नहीं तो रहना ही है, ठीक है। हाँ नहीं तो आप इसको पीछे छोड़ोगे तो ये आपके ऊपर चार्ज कर देगा। तो भैया इसको निकालें, उसके सर में डंडा दें, उसको बेहोश करें एंड आगे निकल जाए। ठीक हो गया बच्चे? आशा चलें बेटा जी, तो ये हमारी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। हमारे नेक्स्ट क्लास होपफुली शेड्यूल पे रखेंगे, लेकिन मे भी हो सकता है लेट हो जाए क्योंकि आपके टेस्ट आने में टाइम लगता है, मुझे चेक करने में टाइम लगता है। आपके टेस्ट ही जब लेट आते हैं तो फिर टाइम लग जाता है। तो जैसे ही हमारे टेस्ट चेक हो जाएंगे फिर हम अपनी अगली क्लास में अनाउंस कर देंगे। ठीक हो गया? होंगी सही हमारी सारी। मुश्किल होगा आज। आज क्या है, जुमा है? हाँ टेस्ट नहीं होना आज, बीलॉ का टेस्ट होना है। ठीक है, ठीक हो गया। मुझे रिमाइंड करा दिया करें आप सुबह सुबह टेस्ट का, मेरी और काफ़ी सारी मसरूफियात होती हैं तो बंदा जहन से निकल जाता है। ओके बेटा जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, कामयाबियां दे। अल्लाह हाफिज़।